देखिए एक पॉइंट है आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? देखो, अगर प्रत्येक टर्म में कोई भी इक्वेशन लिखा हो, अगर एवरी एंड ईच टर्म में एक्स और वाई का जो पावर है, यानी कि वेरिएबल्स का जो पावर है, उसका सम इक्वल है, तो उसे हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। मतलब समझो, हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लो ये 2x² हो गया प्लस 3y² हो गया प्लस 3xy हो गया, है ना, बस इज इक्वल टू 0। और यहाँ हो गया 5xy प्लस 3y² माइनस 7x² इक्वल टू 0। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसे हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। इसमें x और y का पावर, माने x और y के पावर को जोड़ प्रत्येक टर्म में। जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है दूसरा इक्वेशन में, ये भी एक टर्म में है, ये भी एक टर्म है। तो इस टर्म में हम बोले कि वेरिएबल क्या है? x है, उसका पावर 2 है। अगला में वेरिएबल उसका पावर 2 है। अगला जो वेरिएबल है उसमें पावर 1 है और 1 है, तो उसको जोड़ के लिखेंगे 2 है। मतलब प्रत्येक टर्म में जो x और y है उसके पावर का सम को लिखिए। तो यहाँ पे तो y अवेलेबल ही नहीं है, तो केवल 2 ही रह जाएगा। यहाँ x अवेलेबल नहीं है, 2 ही रह जाएगा। इसमें भी 2 रह जाएगा। क्या ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, इसमें एवरी एंड ईच टर्म का जो x और y का पावर है, क्या होम सेम है? अब मान लो हम ये एक एग्जांपल देते हैं तुमको, 2x³ प्लस 3xy² माइनस 5x² माइनस 7 या माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? काहे नहीं है? कांस्टेंट टर्म में जो वेरिएबल लिखोगे भी तुम, मान के चलो -3 इंटू एक्स का पावर, तो 0 लिखोगे, y का पावर 0 लिखोगे। तो एवरी एंड ईच टर्म में जो x और y का पावर है, इसमें 3 है, इसमें 2 1 3 है, इसमें 2 1 3 है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब अगर केवल ये रहता 2x³ प्लस 3xy² माइनस 5x²y, तो इसे हम लोग कहेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 भी होना जरूरी है। तो इसमें ईच टर्म में x और y का पावर 3 है, तो 3 है ना, 2 और 1 3, यहाँ पे 3 है, ये है, यहाँ भी 2 1 3, तो इसे हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। बात समझ में आया? तो अगर ये बात समझ में अगर आ गया तुमको, तो तुम्हारे जो सिलेबस में है वो बस लीनियर वाला है। तो लीनियर वाला में तो आसान हो जाएगा ना। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 0 है, अब 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें x ही है केवल, तो पावर 1 है, इसमें भी y पावर 1 है। अब कांस्टेंट टर्म लिख दोगे तब गड़बड़ा जाएगा काम। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 3 लिख दिए बराबर 0, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अब बताओ, ये ऊपर वाला होमोजेनियस है कि नहीं है? इसमें कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो उस वेरिएबल को लिखोगे भी तो उसका पावर 0 होगा, जबकि इसमें वेरिएबल का पावर 1, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है। दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं? है। लेकिन जब दोनों इक्वेशन को बोलते हैं तो सिस्टम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो सिस्टम का मतलब हो गया कि दोनों होमोजेनियस होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो है, एक ठो है होमोजेनियस इक्वेशन, एक ठो नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस का, होमोजेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन का। तो होमोजेनियस जो होता है इक्वेशन, उसका एक सॉल्यूशन 0 0 होता है। x बराबर 0 y बराबर 0 हर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। x बराबर 0 एंड y बराबर 0, ये डाल दो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 बराबर 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, x y दोनों 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ये तो होमोजेनियस था ही नहीं, तो था ही नहीं, तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 3 बराबर 0 थोड़ी होता है।
बात समझ में आया? तो यहाँ पे समझने वाली बात है, इसको सेटिस्फाइड कर देगा तो क्या हम कह सकते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन का हमेशा एक सॉल्यूशन 0 0 होगा, लीनियर होगा? तो हाँ बोलिए। हाँ हाँ, x का पावर 3 है। क्या? नहीं बाबू, तुम ये नहीं, तो हम क्या बोले कि वेरिएबल्स का पावर का सम देखना है, बराबर आना चाहिए। वेरिएबल x भी है और y भी है, तो इसे हम लोग x y में होमोजेनियस बोलेंगे। यानी कि वेरिएबल्स के पावर का सम अगर बराबर आ जाए तब होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं, बराबर बराबर ना हो ऐसा नहीं है कि, है ना। यहाँ पे तुम ये भी कह सकते हो कि 2x का पावर 4 है अब प्लस 3x वाई क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, और प्लस 5y का पावर 4 है इक्वल टू 0। तो ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ईच टर्म में जो वेरिएबल्स मिल रहे हैं उसका पावर 4 है। बात समझ में आई? तो होमोजेनियस इक्वेशन का क्या हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा x बराबर 0 y बराबर 0? तो ये बात समझने वाला था, ठीक है, कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन ऑलवेज क्या होता है, x बराबर 0 एंड y इक्वल टू 0। तो यही आपका हेडिंग था आर.एस. अग्रवाल में। अब देखो, जो होमोजेनियस इक्वेशन होगा वो इस तरह का होगा, a1x प्लस b1y बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y बराबर 0। मैंने कांस्टेंट रहेगा, लेकिन x और y बस रहेगा, कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। तो अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा तो हमेशा x बराबर 0 और y बराबर 0 तो सॉल्यूशन सेटिस्फाइड करेगा ही ना। तो दो केसेस होता है, एक तो होता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। ऐसा तो हो ही सकता है ना कि a1 बाई a2 पहला बराबर ना हो। तो इस समय केवल ओनली x बराबर 0 एंड y बराबर 0 सॉल्यूशन मिलेगा, और ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, ओरिजिन से पास करता हुआ, क्योंकि x बराबर 0 और y बराबर 0 ही ना सॉल्यूशन मिला है हमको। तो x बराबर 0 है और y बराबर 0 है, मतलब ग्राफ दोनों 0 0 से तो पास करेगा ही। अगला कोई भी पॉइंट हो, ये लाइन वेरी कर सकता है, ये लाइन इधर आ सकता है, लेकिन ये पक्का बात है कि वो ओरिजिन से पास करेगा। बात समझ में आया? और अगर a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2 के, तब क्या होगा जी? देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये क्यों बोले? तो ये समझो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहां तो है ही नहीं C1 C2 वाला टर्म। तो C1 C2 वाला टर्म नहीं है तो आप 0 बाई 0 मत कर देना, क्योंकि 0 बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा ना। फिर आप इसको ऐसे समझो कि ये 2x प्लस 3y बराबर 0 है, और यहाँ पे अगर 3 से गुना कर दे तो 3 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 तिया के 9, y बराबर 0। तो अगर कोई फिक्स नंबर से गुना करके अगला इक्वेशन मिलता है, कोई फिक्स नंबर से गुना करके अगला इक्वेशन मिलता है, तो उसी केस में जो है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 होता है। बात समझ में आया? देखो, कोई इक्वेशन में किसी खास नंबर से गुना किए, 3 दूना के 6, 3 तिया के 9, अब कहेंगे कि इसको छुपा देंगे, या कहेंगे कि दोनों इक्वेशन बताओ,
कि मतलब कितना मैंने नंबर ऑफ सोल्यूशन देगा। तो यहाँ से तुम a1/a2 निकालोगे और b1/b2 निकालोगे तो ये बराबर आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 बराबर 1/3 आ गया। तो पहला बराबर है और अगला है ही नहीं, तो तुम कहोगे कि पैरेलल है, तब तो मतलब पैरेलल है। a1/a2 बराबर केवल b1/b2 रहता है, अगला तो हमको चेक करने का जरूरत दिया ही नहीं है, तो तुम कहोगे पैरेलल है, यही बोलोगे ना। अब अगर पैरेलल है दोनों, ठीक है पैरेलल है, मान लेते हैं पैरेलल है, लेकिन क्या ये x बराबर 0 और y बराबर 0 इसे सेटिस्फाइड करेगा? काहे नहीं करेगा? x बराबर 0 y बराबर 0 डालो, इसमें 0 नहीं आ गया? तो तुम बोल रहे हो कि पैरेलल भी है और x बराबर 0 और y बराबर 0 सॉल्यूशन भी है, तो कहानी कुछ कैसी हो रही होगी? अगर ग्राफ हम बोल दे बनाने के लिए इसका, तो कहानी कुछ कैसी हो रही होगी? सोच के देखो, सोच के देखो। x बराबर 0 से पास करना है पहले लाइन को, बोलो। अब दूसरा लाइन को पकड़ो, x दूसरा लाइन को पकड़ते हैं। अब दूसरा लाइन भी हमारा x बराबर 0 y बराबर 0 से पास कर रहा है और इसके पैरेलल भी है, तो इसके पैरेलल अगर दूसरे जगह चले जाओगे तो क्या वो 0 0 से पास करेगा? तो अगला लाइन भी तुम्हारा वो आते 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 इधर 0 0 से ही ना पास करेगा। तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि दूसरा लाइन भी ओरिजिन से ही पास करेगा और पैरेलल होगा तो दोनों सेम ही हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो गया तो पैरेलल वाली कहानी क्वाइंसाइड में बदल जाएगी, और क्वाइंसाइड में बदल जाएगी तो कै को सॉल्यूशन मिलेगा? देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 0 0 तो मिलेगा ही, x बराबर 0 y बराबर 0 तो मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ x का कोई भी वैल्यू रखोगे, y का कोई भी वैल्यू रखोगे, जो इसको सेटिस्फाइड करेगा वो उसको भी सेटिस्फाइड करेगा। माने ऐसा ही वैल्यू रखना जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। बात समझे? तो वो अगले इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो होमोजेनियस इक्वेशन में दो चीज़ें हमको कंक्लूड करना है। एक तो इस तरह का इक्वेशन जो होगा उसका हमेशा x बराबर 0 y बराबर 0 सॉल्यूशन मिलेगा हमेशा। दूसरा चीज़ कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो उस समय क्या होगा, केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा और x बराबर 0 और y बराबर 0 सॉल्यूशन मिलेगा केवल, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन x बराबर 0 और y बराबर 0 पे होगा। और अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, तो वो पैरेलल वाली कंडीशन ओरिजिन से दोनों पास हो जाएगा, मतलब क्वाइंसाइड कर जाएगा दोनों लाइन। तो दोनों लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर आ गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो यही है होमोजेनियस इक्वेशंस का कंडीशन, इसे याद रख लेना, प्रिंट कर लीजिए। इसमें नो सॉल्यूशन का गुंजाइश नहीं है, इसमें नो सॉल्यूशन होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि 0 0 तो हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा ही ना। अब 0 0 हमेशा सॉल्यूशन मिल रहा है, तो या तो दोनों लाइन कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, या दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगा। तो इसमें तो सॉल्यूशन मिलना ही है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन जो होता है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो कंसिस्टेंट मतलब इक्वेशन होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्योंकि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन मिल जाए, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ना मिले, एकदम ना मिले, एक भी ना मिले। तो हम ये भी कह सकते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑलवेज हैव कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये आप बात नोट करके लिख लीजिएगा कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is always consistent system of equations। अब देखो होमोजेनियस इक्वेशन पे बेस्ड ये एक क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन
3x प्लस 5y इक्वल टू 0, kx प्लस 10y इक्वल टू 0 हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन, हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन। तो नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब समझो, पहले नोट करके लिखो, मीनिंग ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? नाम से ही क्लियर है कि नॉन जीरो सोल्यूशन मिले, हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब x बराबर 0 y बराबर 0 को छोड़ के भी हमको सोल्यूशन मिले इसका। x बराबर 0 और y बराबर 0 तो हम जानते ही है इसका सोल्यूशन, है कि नहीं है? इसमें तुम्हारे सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं, याद रख लेना। ये तो दिख रहा है ना आँख से कि x बराबर 0 इसका और y बराबर 0 इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि सेटिस्फाइड कर रहा है। x बराबर 0 डाल दे, y बराबर 0 डाल दे तो 0 प्लस 0 0 के बराबर, फिर x बराबर 0 डाल दे, y बराबर 0 डाल दे, तो ये तो पक्की बात है कि x बराबर 0 y बराबर 0 सोल्यूशन है। लेकिन इसके अलावा भी हमारा सोल्यूशन मिले तो इसके अलावा अब एक ही ना केस बचा, पैरेलल इनफाइनाइट में बदलेगा, कोइंसाइड करेगा। नहीं समझे बात को? हमारा जो लाइन होता है वो क्या होता है, या तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा या तो इंटरसेक्ट करेगा या फिर पैरेलल थोड़ी होगा। पैरेलल कहाँ होगा? हाँ, ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए? a1/a2 बराबर b1/b2, क्योंकि इसमें c1 c2 होता ही नहीं है। तो ये वाला कंडीशन होना चाहिए फॉर, कह सकते हो, नॉन जीरो सॉल्यूशन। माने नॉन जीरो सॉल्यूशन अगर मिलना है, नॉन जीरो मतलब जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा, जीरो को छोड़ के भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए। तो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 5 में 2 से गुना किए हो तभी ना 10 मिला है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को क्या से गुना करने से वो इक्वेशन तुम्हें मिल रहा है। इसका मतलब k का वैल्यू क्या होना चाहिए? इसमें गुना करो 2 से, कितना हुआ? 3 दूना के 6, तो k इक्वल टू 6। यहां से भी देख सकते हो, नहीं तो यहां से तो कर ही लोगे। a1/a2 क्या होगा? तो सबसे पहले इक्वेशन के नीचे इक्वेशन लिखते हैं, 3x प्लस 5y बराबर 0 और x के नीचे x प्लस 10y बराबर 0। तो a1/a2 हो गया 3/k, अब b1/b2 हो गया 5/10। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k का गुना 1 में होगा तो k, और 3 दूना के 6, यानी कि k का वैल्यू क्या आ गया? 6। तो k का वैल्यू 6 डालोगे यहाँ पे, यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगा? 6x प्लस 10y बराबर 0। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि इस इक्वेशन में कोई पार्टिकुलर नंबर से गुना कर रहे हैं हम लोग, तो अगला इक्वेशन मिल जा रहा है? तो आखिर इक्वेशन तो वही ना है। इक्वेशन में दोनों तरफ सेम नंबर से गुना करने से इक्वेशन थोड़ी बदल जाता है। तो जब सेम ही इक्वेशन है तो ग्राफ उसका क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। ये बात तो पक्का है कि 0 0 से पास करेगा दोनों, तो 0 0 से पास भी करेगा और ओवरलैप भी करेगा। तो दोनों इसी तरह ना होगा एक ही जगह से पास कर जाए। बात समझे? प्रिंट कर लीजिए।